हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सैदीप कुमार शर्मा, सक्सेस मंत्र एजुकेटर जलंधर पंजाब इंडिया से आपका आइल्स ट्रेनर। दोस्तों, रीडिंग सबके लिए बहुत ही टफ मॉड्यूल है। हमारे बहुत सारे बच्चे जो अपने सपने नहीं पूरे कर पाते क्योंकि उनको रीडिंग में बहुत सारी दिक्कत आती हैं, उनके रीडिंग के स्कोर्स नहीं आते। हर बच्चा 6 बैंड लेने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है। तो दोस्तों, पिछला 10 साल का जो मेरा आइल्स का एक्सपीरियंस है, मैं उसको सबको समराइज़ करने की कोशिश करूंगा एक छोटे से वीडियो में। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना, कोई ना कोई आपको ऐसी टिप ज़रूर मिलेगी जिससे आपका जो स्कोर है वो अच्छा होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और मैं 11 टिप्स आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कॉमन टिप्स हैं परंतु बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हैं। लास्ट तक बने जरूर रहिएगा। आइए शुरू करते हैं। जो सबसे पहली टिप वो ये है कि आपके जितने भी क्वेश्चंस आएंगे तकरीबन वो सारे क्वेश्चन पैराफ्रेज करके आते हैं। स्टूडेंट्स का क्या मोटिव होता है कि जब भी स्टूडेंट क्वेश्चन पढ़ता है तो वो ये कोशिश करता है या उसके जहन में कहीं ना कहीं ये होता है कि जो भी क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है, जैसे क्वेश्चन वहाँ पूछा गया है, इसी फैशन में सेम टू सेम वर्डिंग उसकी पैराग्राफ में लिखी होगी। तो दोस्तों, ये हमारा भ्रम है, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो ऑलमोस्ट रीफ्रेज होते हैं आगे, चाहे वो यस नो की बात करिए, ट्रू फॉल्स की बात करिए, इवन एमसीक्यूज की भी बात करिए, तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो रीफ्रेज होके आते हैं। तो आगे से जब भी आप रीडिंग करिए दिमाग में रखिए कि आपको रीफ्रेज तो करना ही पड़ेगा। दूसरे नंबर पे स्टूडेंट एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो सेम वर्ड्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं ताकि उनको आइडिया मिल जाए। तो दोस्तों, कभी भी ऐसा नहीं पॉसिबल कि आपको सीधा सीधा क्वेश्चंस मिल जाए। होता क्या है कि हम लोग शब्दों के पीछे भागते हैं, जबकि जो आइल्स का एग्जामिनेशन है, जो जिस पैटर्न में ये क्वेश्चन बनाए गए जाते हैं, तो वो आइडियाज़ के पीछे भागते हैं और हम लोग वर्ड्स के पीछे भागते हैं। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन होता है, फॉर एग्जांपल अगर एक क्वेश्चन में दिल्ली लिखा हुआ है और किसी पैराग्राफ में भी दिल्ली लिखा हुआ है, तो हम वर्ड टू वर्ड मैच करने की कोशिश करेंगे, जबकि जहाँ हम वर्ड टू वर्ड मैच करने की कोशिश करेंगे हमसे गलती होना स्वाभाविक है। तो आगे से हमेशा याद रखिएगा कि जितना भी आप आइल्स के जो भी आप मॉड्यूल्स करेंगे, जो भी पैराग्राफ करेंगे, उसमें जो आपका आइडिया होगा उसके बेस्ड पे ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, ना कि हमको शब्दों को मैच करना है। वहाँ पे बहुत सारे ट्रैप्स होते हैं और स्टूडेंट अक्सर उन ट्रैप्स में फंस जाते हैं, तो उनके बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। पर्टिकुलरली मैच ऑफ द हेडिंग, उसमें तो ज़रूर काफ़ी कुछ ऐसा गड़बड़ होती है जो आपने गड़बड़ नहीं करनी है, क्योंकि अब आपको पता है कि अपने आइडियाज़ के ऊपर काम करना है, शब्दों के ऊपर काम नहीं करना। तीसरी जो मैं आपको टिप बताने जा रहा हूँ, तो बहुत सारे हम टीचर्स के साथ में पढ़ते हैं, बहुत सारे वीडियोस हम यूट्यूब पे देखते हैं, आप मेरा भी वीडियो देखते हो, तो मैं भी कुछ स्ट्रेटजीज बता रहा हूँ। ऐसे और भी जो ट्रेनर्स हैं, बहुत अच्छे ट्रेनर्स हैं, तो वो भी अपनी डिफरेंट स्ट्रेटजीज आपको बताते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हैं। तो दोस्तों, करना क्या है, हमने किसी एक को फॉलो नहीं करना है। जो भी टिप्स ज़्यादा बताई जाती हैं उन टिप्स को हमने एक्सपेरिमेंट करके देखना है कि क्या वो टिप एंड ट्रिक्स मेरे लिए काम करती हैं या नहीं करती। अगर आप 2 या 3 रीडिंग कर लेते हैं तो आपको आइडिया लग जाता है कि जो फार्मूला यूट्यूब में बताया जा रहा है वो आपके लिए यूजफुल है या नहीं। तो जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे और उसके रिजल्ट्स को एनालिसिस नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो स्ट्रेटजी आपके लिए काम कर रही है। तो दोस्तों, जितने भी लोग हैं दुनिया में बहुत यूनिक होते हैं। मेरे लिए जो स्ट्रेटजी काम करती है, हो सकता है वो आपके लिए स्ट्रेटजी ना काम करे। तो फिर इसमें क्या सोल्यूशन होगा? सोल्यूशन यही है कि हमें डिफरेंट स्ट्रेटजीज को यूज़ करना पड़ेगा। एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। कुछ मेरे जैसे जो ट्रेनर है वो ये कहते हैं कि पहले आप क्वेश्चन पढ़ो, पैराग्राफ बाद में पढ़ो। हो सकता है जो आपका ट्रेनर है वो आपको बोले भी पहले पैराग्राफ को कंसीव करो, उसके बाद में क्वेश्चंस पढ़ो। तो आपने ना तो मेरी सुननी है ना किसी और की सुननी है। आपने जो भी चीज़ सुनी है उसको आपने टेस्ट करके देखना है कि आपके लिए क्या वर्कआउट करता है। जब आप 2-3 बार कुछ चीज़ों को वर्कआउट करने की कोशिश करोगे, आपको अपने आप क्लैरिटी हो जाएगी कि ये क्वेश्चन मेरे से ऐसे होता है, तो फिर आपने वैसे ही करना है। उससे क्या है, आपकी टाइम मैनेजमेंट भी बेटर होगी और स्कोर भी बेटर होगा। चौथी टिप जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि कुछ ना कुछ रोज पढ़ा जरूर करिए। मैं अक्सर अपनी क्लास में कहता हूँ कि एक तो आप मेरी क्लास में रीडिंग करते हो, 40 क्वेश्चंस करते हो, उसमें जो भी आपका स्कोर आता है वो आता है। उसके अलावा आप घर जाके क्या पढ़ते हो? क्या आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हो या फिर आप कोई आर्टिकल पढ़ते हो नेट के ऊपर जाके, या कुछ आप कहानियों की मतलब बात करते हो या कहानियाँ पढ़ते हो या कोई मैगजीन पढ़ते हो? कुछ भी, कुछ तो एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत है। अब आप पूछेंगे भी इसका फ़ायदा क्या है?
तो दोस्तों इसका फ़ायदा ये है कि हमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज इकट्ठी होगी। जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, तो हम लोग हैबिचुअल हो जाते हैं। हैबिचुअल हो जाने से जब भी हम अपना रियल रीडिंग करेंगे तो हमें उसमें इंटरेस्ट गेन होगा। इंटरेस्ट गेन होने से जो हमारी डेवलपमेंट होगी, हम पैरे को ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग से पढ़ पाएंगे और फिर आंसर भी तो ज़्यादा अच्छे अंडरस्टैंडिंग से आएंगे। तो दोस्तों आपने क्या करना है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा है जो रोज पढ़ना है। चाहे आप 2 लाइनें पढ़िए, नेक्स्ट डे 3 लाइनें पढ़िए, धीरे धीरे वो पैराग्राफ होगा, धीरे धीरे वो आर्टिकल बन जाएगा और आपको मजा भी आएगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बेटर होगी। आप एक अच्छे रीडर के रूप में आप उभरेंगे और जो अच्छा रीडर होता है उसको आइल्स रीडिंग की कोई दिक्कत नहीं आती। दोस्तों जो 5th टिप है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड पढ़िए। होता क्या है कि हम लोग एक एकेडमिक बैकग्राउंड से आते हैं। साइंस स्टूडेंट अगर कोई है तो उसका साइंस में इंटरेस्ट है, आर्ट्स का स्टूडेंट है तो उसका आर्ट्स में इंटरेस्ट है, और कोई म्यूजिक का स्टूडेंट है तो उसको म्यूजिक में इंटरेस्ट है। जब हम आइल्स का एग्जाम देते हैं तो ये बहुत जनरलाइज्ड सा एग्जाम है। हो सकता है आपने आर्ट्स में ग्रेजुएशन की हो तो आपको साइंस का टॉपिक आ जाए, या आपने साइंस में ग्रेजुएशन की हो आपको कोई कॉमर्स का टॉपिक आ जाए। तो फिर इस सिचुएशन में क्या करें, हमारा माइंड एक तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए इंक्लाइन होता है, परंतु जो आइल्स की रीडिंग है वो थोड़ी सी डाइवर्सिफाइड होती है। मैं मानता हूं कि आप साइंस के स्टूडेंट, आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आप कभी कभी हिस्ट्री भी पढ़िए, आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आप कभी कभी थोड़े से आर्टिकल मेडिकल साइड के भी पढ़ने की कोशिश कीजिए, आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो थोड़ा इकोनॉमी के ऊपर भी वर्कआउट करना देखिए इकोनॉमी के जो आर्टिकल्स हैं वो कैसे लिखे जाते हैं, वो कैसे ग्रोथ करते हैं। तो होता क्या है कि जब हमारी स्टडी डाइवर्सिफाइड हो जाती है तब हमारी नॉलेज है जो कम्युलेट होना शुरू होती है। और ऐसे ही कुछ पैराग्राफ देखिए, आपके पास 3 पैराग्राफ तो मिनिमम आने ही आने हैं। तो जब 3 पैराग्राफ आने हैं तो तीनों का जो टॉपिक है वो भी डिफरेंट होगा। हो सकता है कि इंजीनियरिंग पे हो, एक हिस्ट्री पे हो, एक इकोनॉमी के हो, या साइकोलॉजी के ऊपर हो, या मेडिकल साइंस के ऊपर हो, कुछ भी आ सकता है। तो इन दैट केस अगर हमारा माइंड डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए इंक्लाइन है तो मुझे नहीं लगता कि हमें रीडिंग में कोई दिक्कत आने वाली है। 6th टिप मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हैं या आप पैराग्राफ पढ़ते हैं, ये अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी है। जैसे मैंने पिछले पॉइंट में बोली थी, अगर आप पैराग्राफ पहले पढ़ते हैं तो पैराग्राफ में जो आपको कीवर्ड्स लगते हैं, कोई ईयर आता है, कोई साइंटिस्ट का नाम आता है, कोई चीज़ कॉमे में है, या कोई बहुत सा यूनिक नेम लिखा हुआ है, कोई नई चीज़ स्टार्ट हो रही है, तो उसको आपने अंडरलाइन करना है। अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो फिर आप क्वेश्चन को अंडरलाइन करो। अगर एक साइड में मैंने अंडरलाइन चीज करके रखी हुई है और जैसे ही मैं दूसरे चीज पे शिफ्ट होऊंगा तो मुझे दिमाग में आइडिया आ जाएगा कि ये चीज मैंने अंडरलाइन कर रखी है। अगर वो चीज मैंने अंडरलाइन कर रखी है तो फिर मुझे कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। उससे क्या है कि जो मेरी ग्रेस पावर है वो हमारी बहुत अच्छी होगी और उससे हमें जो आंसर्स है वो धीरे मिलने लग जाएंगे, उससे हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। नेक्स्ट जो टिप मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि किसी भी कंडीशन में कोई भी क्वेश्चन आप बिना अटेम्प्ट करे नहीं आएंगे। यहाँ पे मेरा मतलब है, बहुत बार मैंने ऐसे देखा मेरी क्लास में भी बच्चे जो मॉक टेस्ट देते हैं, बहुत बार यस नो ट्रू फॉल होता है तो वो सारे छोड़ देते हैं, एमसीक्यू सारे छोड़ देते हैं। दोस्तों ट्रू फॉल, यस नो और एमसीक्यू, ये 3 ऐसे क्वेश्चन हैं। आप चाहो तो यस यस यस, नो नो, ट्रू फॉल्स जो आपने लिखना चाहते हो 30 सेकंड्स में आप कम से कम 14-15 सवाल को आप आंसर्स भर सकते हो। अगर हम भर सकते हैं तो फिर हम कॉलम खाली क्यों छोड़ के आते हैं। तो मैं हर बार स्टूडेंट्स को समझाता हूँ कि जितने भी आप पॉसिबल हैं आप उतने कम से कम कॉलम भर के आइए। उसका फ़ायदा क्या है, उसका फ़ायदा ये है कभी भी हमारी लक है जो इस पेपर में साथ दे सकती है और देती भी है। अब जिस बच्चे ने कुछ कॉलम में लिखा ही नहीं होगा तो वो एग्जामिनर उसको मार्क्स देगा भी क्या। मोर ओवर जो आइल्स का एग्ज़ाम है हम सबको पता है कि उस एग्ज़ाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब अगर आप क्वेश्चंस गलत लिखते हैं, आंसर गलत देते हैं, तब भी आपके मार्क्स कटेंगे नहीं। अगर मार्क्स कटेंगे नहीं तो अगर हमें कुछ मिलते हैं तो उसका हमें बेनिफिट उठाना चाहिए। आगे से जब भी आप मॉक टेस्ट दें या आप सेल्फ प्रैक्टिस करें तो आपको कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ना है। याद रखिएगा, पर्टिकुलरली एमसीक्यू में, यस नो में, ट्रू फॉल्स में, या कभी राइटर्स मैच भी आ जाता है उसमें भी ये काम हो सकता है। या कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि राइटर ने कुछ चीज़ें बोली, इनमें से कौन सी 3 बोली थी वो जो ठीक थी, तो उसमें भी आप ABCD जो भी आपका मन हो आप कर सकते हो, परंतु आपने कॉलम खाली नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट टिप है वो ये है कि आपको अपनी थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी रीडिंग की। अगर आपकी रीडिंग की स्पीड बढ़ेगी तो साथ में ग्रेस्पिंग पावर की भी स्पीड है जो नेचुरली बढ़ेगी। एक जो आपका एवरेज टेक्स्ट है वो तकरीबन 900 वर्ड से लेकर 1200-1300 वर्ड तक वो टेक्स्ट आपको आता है।
अगर एक बच्चे की जो स्पीड है 250 वर्ड पर मिनट अगर बच्चा पढ़ता है तो वो 4 मिनट में वो पूरा पैरा पढ़ लेगा, नेक्स्ट 4 मिनट में दूसरी बार भी वो पैरा पढ़ लेगा। और इस चीज़ की गारंटी है, अगर आपने 2 बार पैराग्राफ बहुत ढंग से पढ़ा हुआ है और ध्यान से पढ़ा हुआ है, कीवर्ड्स अंडरलाइन किए हैं क्वेश्चन में भी और टेक्स्ट में भी, 13 में से कम 7 से 8 क्वेश्चन तो आपको 100% पता होंगे भी वहाँ पे ये आंसर है और इसका आंसर ये है। अब होता क्या है कि स्टूडेंट की जो रीडिंग स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो होती है या उन्होंने कभी चेक नहीं की हुई। आप अपने टीचर को बोलिए आपकी जो स्पीड है वो चेक करेंगे, नहीं तो मैं स्पीड चेक करने के लिए एक छोटा सा वीडियो और बनाऊंगा, आपने वो ज़रूर देखना है। उसे आप सेल्फ स्पीड भी अपनी चेक कर सकते हो और बढ़ाने की टेक्निक्स भी बताऊंगा कि आप कैसे बढ़ा सकते हो। बेटा अगर आपकी स्पीड अगर आपकी तकरीबन 100-150 के आसपास है तो फिर आपके लिए जो तीनों पैराग्राफ को पढ़ना और एनालिसिस करना, उनके आंसर्स देना थोड़े से डिफिकल्ट होंगे। तो स्पीड रीड टेक्निक्स के कुछ वीडियोस देखिए, कुछ बुक्स पढ़िए, ताकि जो आपकी स्पीड है वो ज़्यादा हो जाए। उससे क्या है फिर आपकी जो रीडिंग के स्कोर्स हैं वो बेटर हो जाएंगे। आप छोटा सा टेक्स्ट ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, थोड़े से वक्त में ही आप उसको पूरा करेंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बेटर होगी, साथ में स्कोर भी बेटर होगा। नेक्स्ट जो टिप है इस वीडियो की, सबसे मैं समझता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट टिप है दोस्तों, जब भी आप पैराग्राफ उठाते हैं तो सबसे पहले पैराग्राफ के हेडिंग को देखिए और 6 क्वेश्चंस आपने अपने दिमाग में ज़रूर रखने हैं। वो 6 क्वेश्चन क्या है? व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु एंड हाउ। जितने भी आपके 13 के 13 क्वेश्चन आएंगे घूम फिर के इन्हीं सवालों के पीछे घूमते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ कि स्ट्रेस के ऊपर वो पैराग्राफ है, तो स्ट्रेस क्या है, कब आता है, कहाँ आता है, क्यों आता है, कैसे आता है, इसको कैसे ठीक किया जाए, यही तो 6-7 क्वेश्चन है जिनके बेस पे बाकी क्वेश्चंस बने होंगे। और इन चीज़ों को मैंने खुद ही दिमाग में आंसर डेवलप करने की कोशिश करना है, तो फिर मेरे का जो आंसर है वो थोड़ा सा बेटर होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब भी आप रीडिंग करते हैं, मैं कभी नहीं कहता कि आप बहुत ज़्यादा रीडिंग करिए या आप कम रीडिंग करिए, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि जैसा आपको ठीक लगता है वैसे आप करिए। परंतु अगर आपने रीडिंग करनी है तो आपको अपनी परफॉर्मेंस का रिव्यू ज़रूर करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि आप कितने मिनट में कितने क्वेश्चंस पढ़ते हैं। तो उसके लिए आप टाइमर लगा के रखिए, जो आपका मोबाइल है उसको एरोप्लेन मोड के ऊपर रखिए और जो आपकी वॉच है उसको आप रिवर्स ऑर्डर में लगा के रखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। आपको पता चलता रहेगा कि कितना आपके पास समय बचा है। रिवर्स में लगाइए 59, 58, 57, थोड़ा सा स्ट्रेस लीजिए और अपनी परफॉर्मेंस को देखिए। ऑन एन एवरेज जो एक नया स्टूडेंट है, ऑन एन एवरेज बहुत कम चांस है कि वो तीसरे पैराग्राफ के ऊपर पहुंचता है, वो नहीं पहुंचता है। वो आधा घंटा तो पहले पे लगाता है, 20 से 25 मिनट वो सेकंड पे लगाता है, लास्ट में वो पैनिक क्रिएट करता है कि लास्ट पैराग्राफ तो उसने पढ़ा ही नहीं, वहां तक पहुंचता ही नहीं। अब मुझे ये कहाँ से पता चला है? जब भी बच्चे मेरी क्लास में रीडिंग करते हैं तो नेचुरली वो अंडरलाइन करते हैं, थोड़ी सी गंदी हो जाती हैं, और जब भी मैं उनके तीसरे पैराग्राफ में देखता हूँ तो वो ऑलमोस्ट अनटच्ड होता है। तो वहीं से मुझे पता चल जाता है कि बच्चा उस पैराग्राफ तक पहुँचा नहीं है। अगर बच्चा वहाँ तक पहुँचा नहीं है तो फिर होगा कैसे? जाते जाते दोस्तों ये मैं बात बता दूँ, जो स्टूडेंट 40 के 40 क्वेश्चन पढ़ के नहीं करेगा उसके जो मार्क्स हैं वो बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग नहीं आएंगे। और इस चीज़ की गारंटी है, अगर आपने 40 में से 30 क्वेश्चन भी अगर आपने पढ़ के मन से अंडरस्टैंड करके आपने कर लिए तो आपके 6.5, 7 बैंड, 8 बैंड आना कोई बड़ी बात नहीं है। रीडिंग में लोग तो 9/9 भी लेके जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इन चीज़ों में। प्रॉब्लम क्या है? हम पैराग्राफ को थोड़ा सा प्यार करें, थोड़ा इंग्लिश को प्यार करें, जो हम पढ़ते हैं उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आपने सब्सक्राइब तो करना ही है, साथ में अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करना है। टिप्स मैंने बहुत ज़्यादा जर्नलिस्टिक सी बोली हैं, परंतु ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। जो भी इस टिप्स को एंड ट्रिक्स को प्रैक्टिस करेगा उसकी ग्रोथ होनी निश्चित है। और आपको कैसे वीडियो चाहिए आप मुझे ज़रूर बताना, मैं उसी चीज़ों के ऊपर वीडियो बना के आपके लिए अपलोड करूँगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और रीडिंग भी ध्यान से करिएगा। टेक केयर ऑफ़ यू, बाय बाय।